प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों के अलावा कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ है जो किसानों के हित के लिए महाकुंभ की धरती पर जयपुर से आए किसान राहुल शर्मा ने लोगों की सेहत की चिंता करते हुए देसी कोल्हू और आटा चक्की लगाकर बैल के माध्यम से देसी तेल और आटा निकालते हुए लोगों को वितरित किया। वही किसानों से गाय और बैल बचाने की मुहिम चलाई। सुनिए राहुल शर्मा की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक शिविर है जो कि प्रदेश के जितने भी गाय हैं, गायों के जो जितने भी नस्ल हैं, उनको बचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल शर्मा जी, जो कि ये गाय के जितने भी नस्ल हैं उनके बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ये गाय पे चर्चा करते हैं और क्या इनका उद्देश्य है गाय के बचाने के। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहता नमस्कार हूँ। जी, मैं राहुल शर्मा और हम जयपुर से हैं और हमारी एक संस्था है जिसका नाम नमामि गौ मातरम है। और हमने ये सोचा कि हर आदमी को दूध की ज़रूरत, गाय के घी की ज़रूरत और मक्खन की ज़रूरत, पनीर की ज़रूरत होती है, लेकिन गायों के बारे में जानते कितने लोग हैं। तो ये विडंबना है कि आज के ज़माने में जब हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो लोगों को ये नहीं मालूम कि गायें कितनी हैं। बाकी हमें सारा ज्ञान है, आज की सोशल मीडिया ने हमें सब कुछ सिखाया है, लेकिन हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारी जो संपदा है, हमारी जो गायें हैं, उनके बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। गौशालाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन 1-2 प्रजाति आप देखेंगे जो गौशालाओं में होती हैं। तो हमने जब खोजबीन की तो हमें पता चला, देश जब आज़ाद हुआ था तो 64 अलग-अलग राज्यों में, हमारे राज्यों में 64 अलग-अलग तरह की प्रजातियाँ थीं, जो आज घट कर के 40-42 रह गई हैं। और हम इसी तरह से विमुख रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सिर्फ़ किताबों में दिखेंगी और हमारे पास कुछ नहीं होगा। 1870 से जो विदेशी लोग थे, उन्होंने हमारी गायों को खरीदना शुरू किया और उन्होंने समझा कि हमारी जलवायु अलग-अलग तरह की है इस देश में, परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं और अलग-अलग प्रजाति की गायें हैं, वो कैसे यहाँ अपने आप को सँभाल रही हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेकर के ब्राज़ील तक बहुत सारे देशों ने गायें खरीदी। उन्होंने अच्छी गायें खरीदी और चूँकि हमारी बौद्धिक जो संपदा है, हमारा जो बौद्धिक अस्तित्व है, उसका पतन था और हमारी सोच विचार की जो शक्ति है, वो खत्म हो चुकी थी, तो हमने उनकी वो गायें खरीदी जो दूध ज़्यादा देती थी, जो कचरा था उनके लिए। वो कचरा हमने भरा और हमारी संपदा उनके देशों में गई। तो हमने सोचा क्यों ना गायों के बारे में बताया जाए। तो कुंभ के मेले से अच्छा कोई आयोजन नहीं हो सकता था। तो हमने 40 गायों को ढूँढ करके उनके फ़ोटोग्राफ्स लेकर के एक कैलेंडर बनाया, जो इतिहास में पहली बार महाकुंभ के परिदृश्य में देसी गायों का 40 गायों का कैलेंडर बना। और उस कैलेंडर को लेकर के हम यहाँ आए और हमारा प्रयास ये था कि जन-जन तक हम इस बात को पहुँचाएँ कि हमारी गायें होती क्या हैं। और फिर जब हमने थोड़ा-सा विस्तृत इसको समझने की कोशिश की, तब समझ में ये आया कि गाय तो वाणिज्य से जुड़ी है, इकोनॉमिक्स है उसके पीछे, दूध आता है, दही होता है, तो उसकी सेवा कर ही रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं। लेकिन बछड़ों का क्या हो रहा है? हम जब नंदी की बात करते हैं, तो एक गौशाला में 2, 4, 5 नंदी की ज़रूरत शायद पड़ती होगी, जो संवर्धन करती है या गायों को आगे बढ़ाती है। लेकिन वो जो बैल हैं, वो जो अबोध बछड़े हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा? वो बछड़े कहाँ जा रहे हैं? तो उस बछड़ों के नाम पर हर गौशाला मौन है। वो यही कहते हैं कि हमने सरकारी गौशाला में भेज दी। अब सरकारी गौशाला में कहाँ हैं वो बछड़े? तो वो बछड़े कहीं न कहीं गलियों में घूम रहे हैं और जिस गौ माता की आप इज़्ज़त करते हैं, उसको माँ कहते हैं, उसका बेटा मतलब आपका भाई, वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है और आप ही उसको लठ मार रहे हैं, ठीक है? तो उसे कौन बचाएगा? तो वो काटा जा रहा है आखिरी में कहीं। क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो जिए? उसका भी अधिकार है कि वो जिए। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हम प्रयत्न कितना कर पाएँगे, कितना बचा पाएँगे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि क्या हमने प्रयत्न किया? क्या हमने आवाज़ उठाई? तो हम आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो हमने सोचा कि यहाँ बैलों के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो धार्मिक आस्था से और गौ माता करने से तो जान नहीं बचेगी। जान तब बचेगी जब उसकी कर्मठता को हम सामने लाएँ, उसको हम उपयोगी बनाएँ और वो अपना चारा खुद पैदा करे। तो किसान के मन में, हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम बैल पर कोई दया कर रहे हैं। आप बैल पर कोई दया नहीं कर रहे। बैल अपनी कमाई खुद कर रहा है और आपको कमा के खिला रहा है। तब हमने यहाँ बैल से चलने वाला कोल्हू लगाया और मैं आपको ये कह दूँ कि हमने 30 दिन यहाँ कोल्हू चलाया है और उससे तेल भी निकला है और वो अद्भुत तेल है। क्योंकि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाकुंभ के समय गंगा नदी की गोद में लगा हुआ कोल्हू हो और वो बैल से चल रहा हो और उससे तेल निकल रहा हो, दिव्य तेल, इस संसार में तो किसी के पास नहीं है। तो हमने उसकी प्रोडक्टिविटी दिखाई कि एक कोल्हू चल करके उसमें 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती है, उससे कितना तेल निकलता है और किसान को क्या फ़ायदा होता है। दूसरा, हमने यहाँ उत्तर प्रदेश की पहली आटा चक्की लगाई, जिससे आटा निकलता है। आज हम बीमार क्यों हैं?
क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है हम भोजन कर रहे हैं, कोई भोजन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री से आ रहा है, और जो फैक्ट्री से आ रहा है वो भोजन नहीं है, वो कमोडिटी है, इट्स नॉट फूड। तो फूड में और कमोडिटी में बड़ा फ़र्क होता है। खाना जो है वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो पोषक से भरा हुआ होता है, भावना से भरा हुआ होता है। फैक्ट्री से आने वाला खाना भावना से नहीं भरा होता, वो सिर्फ पैसे से भरा होता है, पैसा चाहिए होता है उसके पीछे। तो खाते समय जो गाड़ी कमाई आप कर रहे हैं, जो जीवन आप बिता रहे हैं, किसके लिए बिता रहे हैं? मोबाइल के लिए, गाड़ियों के लिए, घरों के लिए नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है भोजन, और भोजन पर हमारी कोई बहस नहीं है। भोजन को हम पहचानना नहीं चाहते। तो हम इसलिए बीमार हैं क्योंकि हम खाना वो नहीं खा रहे जो हमें खाना चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन जब आप देखते हैं कि मैकेनिकल आटा चक्की से जब आटा पिसता है वो गर्म हो जाता है, और ये सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो आए कहाँ से? क्योंकि अब घर में चक्की तो चलती नहीं है। तो हमने उत्तर प्रदेश की पहली चक्की यहाँ लगाई। उसका उद्देश्य ये था कि इस चक्की को चलाने के लिए 4 बैलों की ज़रूरत है, तो आपने 4 बैल बचा लिए, पहला काम। दूसरा काम कि आपने जो आटा इसमें से पीसा, उस आटे में सारे न्यूट्रिशन आपको मिले। तो अलग-अलग तरह का आटा इसमें बनाया जा सकता है। वो डायबिटीज़ का आटा हो, मल्टीग्रेन हो, वो आपको फ़ायदा देगा, और साथ में बैल भी बचेंगे। तो आप ये कहने की ज़रूरत नहीं कि बैल बचाने के लिए धार्मिक होना ज़रूरी है। जो पूर्णतः अधार्मिक भी है, वो भी अगर इस बात को समझता है कि ये सह-अस्तित्व है, नेचर जो है वो सबको रहने का अधिकार देती है। उसमें पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, हाथी भी रहता है, चूहा भी रहता है, छोटे से छोटा जानवर भी रहता है, और वो भी निश्चिंत रहता है कि मेरे को प्रकृति में भगवान ने पैदा किया है, मैं मेरा पूरा जीवन जी करके यहाँ से जाऊँगा। ये निश्चितता उस बैल के मन में क्यों नहीं है कि मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी मेरी पूरी आयु पूरी करके जाऊँगा। वो अपनी आयु पूरी नहीं कर रहा। तो आप और अगर हम मिल करके ऐसी दुनिया का निर्माण न करें, जहाँ बैल को भी ये लगे कि हाँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी बहन जितने साल जिएगी, मैं भी उतने साल जीऊँगा। अच्छा राहुल जी, जैसे कि आपने ये मुहिम चलाया है कि बैल बचाओ, तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे किसानों को ढूँढिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो ऐसा कुछ करें कि बैलों से जो लोग तेल निकाल रहे हैं, उस तेल को प्रोत्साहित करें। हम अपने पहनने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए उन कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, और लाखों उस पर खर्च कर रहे हैं। तो हम जिस किसान को जानते हैं, वो किसान कोल्हू चला करके इतनी मेहनत से हमारे लिए तेल निकालता है, तो हम उसमें मोल-भाव क्यों करते हैं? वो तेल आपके शरीर के लिए अच्छा है, और वो आपके शरीर के लिए नहीं, हमारी प्रकृति को बचाने के लिए अच्छा है। क्योंकि वो बैल बचा रहेगा तो उस बैल का गोबर या उस गाय के गोबर का इस्तेमाल खेत में होगा। आज खेत में गाय के गोबर का इस्तेमाल की बजाय फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले गीतों में कहा जाता था कि हमारी धरती जो है वो सुहागन है। आजकल तो धरती चारों तरफ विधवा दिख रही है, ठीक है? तो इस धरती को वापस से श्रृंगार से भरा अगर चाहते हैं आप, तो आपको गाय पालनी पड़ेगी, आपको बैल पालना पड़ेगा। उसी के गोमूत्र से, गोबर से खेती होगी, वो सारी ऊर्जा से भरी होगी, सारे न्यूट्रिशन से भरी होगी। तो अस्पतालों से अगर आपको पीछा छुड़वाना है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको बैलों का, गायों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी ज़मीन का ध्यान रखना पड़ेगा। रोहित जी, ये मुहिम आप कब से चला रहे हैं और आपको कैसे ये अनुभव हुआ कि हमको महाकुंभ में इसका प्रचार प्रसार करना है? कारण ये है, मैं राहुल शर्मा, कारण ये है कि हम 6-7 साल से केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं। बिना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के हम सब्जियाँ लगाते हैं, और हमने देखा कि हम जो बीमार हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम खा क्या रहे हैं हमें पता नहीं। तो एक अनुसंधान है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति जो बाहर की चीज़ खा रहा है, वो कम से कम 50 ग्राम ज़हर तो हर साल खा ही रहा है, और वो ज़हर आपको अस्पताल पहुँचा रहा है। तो आपकी सारी कमाई जो आप कहते हैं ना कि सब्ज़ी हम बाहर से लेते हैं, खाना हम बाहर से खाते हैं, तो ये कोई गर्व की बात नहीं है कि आप ज़ोमैटो से मँगा के खाते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि आपकी रसोइयों पर ताले लगवा दिए बाहर के लोगों ने, और आपका गाढ़ी कमाई का पैसा जो है वो विदेशों में जा रहा है, और उसी पैसे से उन विदेशियों द्वारा बनाई गई दवाइयाँ और उनके अस्पताल को आप पोस रहे हैं। आज हर आदमी अस्पताल के मुहाने पर खड़ा है। क्यों 40 साल पहले लोग अस्पताल में नहीं थे? क्योंकि वो अच्छा खा रहे थे, वो खाने की चर्चा कर रहे थे। आज आप चर्चा कर रहे हैं पुतिन की और अमेरिका की। तो पुतिन की और अमेरिका की चर्चा करने से हमारी संपदा नहीं बच सकती। तो इसीलिए 4 साल का, 5 साल का जो हमारा अनुभव है कि प्राकृतिक खेती कितनी इम्पोर्टेंट है। आज सरकार है या बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो प्राकृतिक खेती की बात कर रही हैं। तो 40 सालों में हमने जो अपना सब कुछ बिगाड़ा है उसको सुधारने में बरसों लगेंगे, लेकिन अगर आप आज भी नहीं चेते तो शायद दोबारा चेत भी नहीं पाएँगे, और आने वाली जनरेशन को आप कुछ नहीं दे पाएँगे। आज हर आदमी चाहता है कि गर्मी कम हो, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आपको ये बता दूँ कि बैल को पालने से ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि हमारा रिसर्च है कि उससे
कार्बन एमिशन कम होता है। जिस चक्की से आप आटा खा रहे हैं, उस चक्की का निर्माण जो भी कंपनी कर रही है, वहाँ जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, उस ऊर्जा से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसमें से भी कुछ न कुछ कार्बन एमिशन हो रहा है। और ये आपका अबोध बालक बछड़ा, आपका भाई जो आपके साथ ही पैदा हुआ था, ठीक है? वो अगर इस दुनिया की गर्मी को बचाने में कमी ला रहा है, तो आपको उसे बचाने में दिक्कत क्या है? तो आने वाली जनरेशन को आप देंगे क्या? आने वाली जनरेशन को अगर आप स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं और सब कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं और कम से कम ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे पुरखों ने क्या किया, तो आपको आगे आना पड़ेगा, बैलों को बचाना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। धन्यवाद रोहित जी। जैसा कि राहुल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे साथी राहुल जी ने आप सभी दर्शकों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि बैल को बचाए और प्राकृतिक खेती करें। और राहुल जी, ये बताइए कि आपका स्थायी निवास कहाँ पे है? हम जयपुर के रहने वाले हैं। जी। वैसे तो क्या है कि बचपन से पढ़ाया गया है कि पूरा विश्व ही आपका घर है, ठीक है? तो वैसे हम पूरे विश्व के ही हैं, लेकिन रहते हम जयपुर में अपना हैं। पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा नाम राहुल शर्मा है और हम लोग कुछ अलग तरह का काम करते हैं जो प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग बनाते हैं जो नायाब हैं, जिनमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमको वहीं से सीख मिली कि हर चीज़ बिना केमिकल के बनाई जा सकती है। विडंबना ये है कि रंग होते हैं 2 तरह के, एक होता है फेयर कलर, मतलब जो अंग्रेज़ों का रंग होता है, गोरे होते हैं वो, और दूसरे रंग का क्या नाम है? तो दूसरे रंग का नाम है काला। अब काले तो सब होते नहीं हैं, तो तीसरे रंग का क्या नाम है? गेहुआ, व्हिटिस। अब आप सोचिए, गेहुआ रंग प्राप्त करने के लिए अंग्रेज समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ सारे दिन समुद्र की वो सूरज की रोशनी में पड़े रहते हैं ताकि उनका रंग जो है वो फेयर से गेहुआ हो जाए। तो आप समझिए गेहुए रंग की इम्पोर्टेंस कितनी है कि विदेशी गेहुए रंग के पीछे दौड़ रहा है। और आप जिनका गेहुआ रंग है, जो गेहूँ मतलब स्वर्णिम रंग, गेहूँ का आटा आप गोरा खाना चाहते हैं, सफ़ेद रोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सफ़ेद रोटी? गेहूँ की रोटी, अगर वो गेहूँ व्हिटिस है तो उसकी रोटी व्हिटिस ही होनी चाहिए। तो आप जो आटा खा रहे हैं बाज़ार से, आपको इल्म होना चाहिए कि उस आटे को गोरा दिखने के लिए, आपकी रोटी सफ़ेद होने के लिए उसमें व्हाइटनिंग एजेंट डाला जाता है। तो आप वो खाना क्यों खाना चाहते हैं जिसके अंदर गोरापन डाला जाए, जिसमें कालापन डाला जाए? ये प्रकृति का दिया हुआ है। अगर गेहूँ गेहुआ होता है तो उसकी रोटी भी गेहुआ होगी। और आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि आपकी रोटी गेहुआ दिखती है। आपकी रोटी को तब्दील कर दिया गया और आपको पता नहीं चला। आपको सफ़ेद ब्रेड खाने की इच्छा होती है, आपको गेहुआ खाने की इच्छा नहीं होती। तो गेहुआ रंग हो सकता है आपको ना भाए, लेकिन गेहुआ खाएँगे तो ही बच पाएँगे। गेहुआ नहीं खाएँगे तो फिर नरक में जाएँगे। ये है सीधी-सी बात। ये रहा देश के जनता के लिए राहुल जी का संदेश कि आप लोग प्राकृतिक खेती करिए और गाय और बैल को बचाइए। मैं ओम शंकर पांडे।